सो स्टूडेंट्स, हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक चैप्टर पीरियोडिक टेबल का मेटेलिक और नॉन मेटेलिक सेक्शन किया है। हाउ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी चेंजेस इन ग्रुप एंड पीरियड। अब अकॉर्डिंग टू बुक, कैसा बुक में कैसे लैंग्वेज दिया है उसके अकॉर्डिंग हम बुक के साथ इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, तो रिवाइज भी हो जाएगा और ये सेक्शन आपको क्लियर भी होगा कि बुक में से अगर आप रीड करते हो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको बोला था शेप ध्यान रखना है कि, और एक ही चीज पॉइंट याद रखना है कि ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होती है और पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज होती है, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आएगा तो सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी। फिर अगर उसके लिए आप साइज की बात करें तो डिस्टेंस अगर बोले कि न्यूक्लियस और एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस, तो वो एटॉमिक साइज से रिलेटेड होती है। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी ज्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, कम होगा। इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे, ऑर्बिट छोड़ के चले जाएंगे तो वो पॉजिटिव जल्दी बनेगा, पॉजिटिव जल्दी बनेगा तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। ठीक है, साइज छोटा है, ध्यान से इन चीजों को समझ लेना है, तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, एकदम इजी कंसेप्ट है। साइज छोटा है तो जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास में है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में है तो वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं होने देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन होंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने के बाद इसमें दो ही आपके ट्रेन्स में दो ही टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो एटॉमिक साइज और दूसरा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे पोजीशन डिसाइड हुआ है एसपीडीएफ ब्लॉक में, कौन से जो एक ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। ठीक है, हमने इतना सेक्शन समझा है। अब बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, रीड करती जाऊंगी और आपको बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कैसे समझना है वो मैं आपको उसके पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपिक दिया हुआ है वैलेंसी, है ना, हमने 9th में भी वैलेंसी किया है, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर 10th की बुक के अकॉर्डिंग वैलेंसी को देखो, वैलेंसी में क्या दिया हुआ है, as you know the valency of element is determined by number of valence electron is present in outermost shell of the atom। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल यानी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उस एटम का नेचर डिसाइड करते हैं कि वो एटम कौन कौन सी प्रॉपर्टी पजेस करता है। मेटल है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने कितनी बार आपको बताया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होते हैं तो वो मेटल होती है, यानी लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडिंग और इज डिसीजन, मतलब डिसाइडिंग द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ एटम। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नेचर ऑफ एटम डिसाइड करते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका वैलेंसी पे पॉइंट। फिर वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंस हमने 9th में किया था। वैलेंसी मतलब क्या होता है कि एक एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने पड़ते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 और 6 आता है, अगर उसकी 8 हो जाए तो या तो +6 होना ज्यादा इजी है कि -2, तो ऑब्वियसली -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है। इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 8। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हुई, 2, लेकिन अगर मोस्ट करेक्ट आंसर होता है तो उसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी कहलाएगी -2, क्योंकि इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि 2 और 8 यानी हम -2 की चार्ज रखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन गेन करने में काम आता है। ओके,
फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, हमने ये हो गया वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो अब आउटर मोस्ट शेल में कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया, सपोज करो मैंने ऐसा बोला कि एक एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -2। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 पूरा कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0, क्योंकि ना तो वो कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, इसलिए इनर्ट गैसेस के ग्रुप को 0 ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इनर्ट गैस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, तो वहां पर ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है ना गेन करने की। और ये लूजिंग और गेनिंग क्यों होती है? ताकि जो एटम है वो केमिकली रिएक्टिव हो जाए, है ना। जब तक उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा किसी भी एटम के ऊपर, प्लस या माइनस, वो बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन लूजिंग या गेनिंग होता है। इसीलिए जो इनर्ट गैसेस होती है वो केमिकली इनर्ट होती है या फिर स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक साइज। ठीक है, नाउ द टर्म एटॉमिक साइज इज रेफर्ड टू द रेडियस ऑफ एन एटम। रेडियस मतलब जैसे ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये उसके लास्ट ऑर्बिट से, यानी उसके, ये सपोज करो अभी एक ही ऑर्बिट बनाया मैंने, लेकिन लास्ट ऑर्बिट से उसकी डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। So, the term atomic size refer to the radius of an atom. The atom size may be visualized as the distance between center of nucleus and outermost shell of an isolated atom. जरूरी नहीं आप ऐसी लैंग्वेज लिखो, आप सिंपल भी लिख सकते हो। The distance between nucleus या center of the nucleus and the last orbit of an atom is known as atomic radius. ठीक है, अगर हम 2 ऑर्बिट बनाते हैं, जैसे ये हमने 1, 2 और 3 ऑर्बिट बनाए, तो ये जो सेंटर ऑफ द एटम है यानी न्यूक्लियस है, इससे यहां तक की ये जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे? रेडियस, यानी इसको बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, यानी जिसको हम साइज से कोरिलेट कर रहे हैं, और एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, क्लियर है? Now, the atomic radius of hydrogen atom is, अब एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या होता है? ऑब्वियसली मीटर सेंटीमीटर में तो पिकोमीटर, पीएम है ना, ये इसको बोलते हैं पिकोमीटर। ये होता है एटॉमिक रेडियस का यूनिट, जिसकी डिस्टेंस को हम 10⁻⁻12 मीटर में कंसीडर करते हैं। जैसे 10⁻⁻9 तो नैनोमीटर होता है, और -3 माइक्रो mm है ना, माइक्रोमीटर होता है। वैसे ही 10⁻⁻12 को पिकोमीटर कहते हैं, जो एटॉमिक रेडियस की यूनिट होती है। तो द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। जो सबसे छोटा एटम है ना, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो सबसे छोटा ऑर्बिट आप कह सकते हो, सबसे छोटा जो एटम है वो हाइड्रोजन का है, उसकी साइज कितनी होती है? 37 पिकोमीटर, यानी 37 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। 10 के आगे 12 जीरो, इतना डिवाइड बाय, है ना, उसकी रेडियस होती है। लेट्स स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप एंड पीरियड्स। अब जब एटॉमिक साइज हमने डिस्कस किया था, तो हमने ऐसे ही डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप देखोगे एटॉमिक साइज इन पीरियड्स। ठीक है, पीरियड्स मतलब एक ये चीज क्लियर होनी चाहिए, लेफ्ट टू राइट, है ना। जब हम यहां पर इस तरह से मूव करेंगे तो वो पीरियड्स कहलाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट हम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। वो कैसे? फिर एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स, दोनों टॉपिक अलग अलग जब भी एग्जाम में आएगा एटॉमिक साइज पे, तो एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स, एटॉमिक साइज इन पीरियड्स, ऐसे हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एटॉमिक साइज इन ग्रुप्स। ओके, फिर ग्रुप्स मतलब
बात करेंगे टॉप टू बॉटम। इतना मैंने क्लियर किया था। अब बुक में देखते हैं कैसे दिया हुआ है। You will see that the atomic radius decreases in moving left to right along a period। ठीक है, साइज छोटा हो रहा है। ये एक टेबल दिया हुआ है, उसमें सेकेंड पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम एंड कार्बन। रैंडम दिए हुए हैं, है ना, उनके रैंडम मतलब पीरियड नहीं दिया हुआ है, रैंडम दिए हुए हैं। पीरियड में तो आपको पता ही है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड में आते हैं। तो इसमें जो ये जो टेबल दी हुई है, इसमें सबसे छोटी जो साइज है वो किसकी है? ऑक्सीजन की है ना। क्यों? क्योंकि वो इस पीरियड में सबसे लास्ट में आएगा। देन लेफ्ट टू राइट, दिस इज ड्यू टू, अब रीजन बताया हमको, रीजन पता है कि साइज क्यों डिक्रीज होती है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन सेम ऑर्बिट, नंबर ऑफ शेल्स आर नॉट इंक्रीजिंग एंड nuclear charge means positive attractive force of nucleus is increasing, so that size is decreasing in left to right along a period। अब देखो बुक में कैसे दिया हुआ है, this is due to increase in nuclear charge। ये जो हम पॉजिटिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी जो हम बात कर रहे हैं वो है किसका? पॉजिटिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस हम किसका कह रहे हैं? एक एटम का कह रहे हैं, है ना। उसको यहाँ पर जो वर्ड दिया है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है इन पीरियड्स, सो साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, this is due to increase in nuclear charge which tends to pull electron closer to nucleus। ठीक है, पुल मतलब खींचता है, इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ पुल करते हैं एंड इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ एटम, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग इन लेफ्ट टू राइट in a same shell, electron entering in a same shell, so a nucleus pulls electron towards it, है ना, in a high amount, so size is not increasing or we can say size decreases। ठीक है, एक ही पॉइंट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, ऐसे नहीं। सेम पॉइंट आपको लर्न रखना है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ ज्यादा पुल करते हैं, इसलिए साइज डिक्रीज होता जाता है। लेकिन शेल बढ़ेंगे, है ना, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, तो वो न्यूक्लियस से दूर होगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, तो वो जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका अमाउंट कैसा होगा? कम। यू विल सी दैट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आपको पता है कि जब हम डाउन यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। दिस इज बिकॉज, रीजन मैंने बताया था, बिकॉज एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ न्यू शेल, सो न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन इन द ग्रुप। दिस increases the distance between outermost electron and the nucleus। so increase हो जाती है डिस्टेंस न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, सो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तब भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस का नंबर भी बढ़ेगा। जैसे आप सोडियम की बात करो 11 है, फिर पोटेशियम की बात करो 19 है ना, 19 के बाद फिर ये और जो 19 के बाद पोटेशियम के बाद रुबिडियम आता है, तो उसका ये नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यही पॉइंट ये कह रहा है कि इन द ग्रुप दिस इज बिकॉज न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एज वी गो डाउन इन द ग्रुप, but distance between outermost electron and nucleus increases, so that atomic size increase
इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब क्या है? इन स्पाइट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते हुए भी बढ़ता है, फिर भी डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एटम की साइज इंक्रीज होती है। ठीक है, तो बुक की लैंग्वेज से आप अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने जैसे लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम एक्सप्लेन किया है अपनी लैंग्वेज में, वैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम मेटेलिक प्रॉपर्टी में हमने पहले बात की थी कि जो एस ब्लॉक है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो अच्छी मेटल्स यानी गुड मेटल्स हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं वो गुड मेटल्स होती हैं, और उसमें कौन सी सीरीज आती है? एक तो सोडियम की सीरीज आती है और दूसरी मैग्नीशियम की सीरीज आती है। ये लिथियम और यहाँ पर बेरिलियम। ठीक है, तो ये जो मेटल्स होते हैं ये सबसे टॉप पे जो मेटल यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद पोटेशियम आता है और यहाँ पर कैल्शियम आता है। एस ब्लॉक की मेटल्स अच्छी मेटल्स होती हैं, क्यों? रीजन क्या है? उसके रीजंस ये हैं कि उनको पहले तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना। उनकी साइज बाकी के जो पीरियड के एलिमेंट है उनसे थोड़ी बड़ी है ना। उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 और 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको लूज करना ज्यादा इजी है। ठीक है, एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एस ब्लॉक है, राइट हैंड साइड पे पी ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पर देखो एसपीडीएफ का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको समझाया है तो आप उसी तरह से समझो। ये चैप्टर 12th तक आपको बहुत हेल्प करेगा हर चीज को समझने में, क्योंकि 10th में इतना डिटेल नहीं है। बेसिक चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको 11th 12th में बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत फंडामेंटल पार्ट है ये केमिस्ट्री का, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी मैंने ऐसे ही एम्फेसिस आपको किया था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि वही आपका फाउंडेशन बना रहा है साइंस के लिए। ऐसे ही ये चैप्टर है बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, आपको बहुत डिटेल में समझाया है। छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने उसके कवर किए हैं ताकि आपको 11th 12th में प्रॉब्लम ना आए। ये बिल्कुल अल्फाबेट जैसा है, जैसे आप अल्फाबेट सीखते हो फिर स्पेलिंग्स आती हैं, फिर सेंटेंसेस आते हैं। तो अगर अल्फाबेट नहीं आएंगे तो आगे सारी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। वैसे ही केमिस्ट्री के ये एक अल्फाबेट्स हैं जिनको आपको समझना सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाइल नॉन मेटल लाइक सल्फर एंड क्लोरीन फाउंड इन राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये क्लोरीन और सल्फर की बात कर रहा है, और सल्फर से ऊपर ऑक्सीजन आता है, क्लोरीन से ऊपर फ्लोरीन आता है। तो ये राइट साइड पे है तो नॉन मेटल है, जैसे मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 4, 5, 6 है ना, या 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। 4 वालों को मेटेलॉइड या सेमी मेटल कहते हैं। नाउ इन द मिडल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि आउटर मोस्ट में अगर 4 हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उस पे आते हैं सिलिकॉन, विच इज क्लासिफाइड एज सेमी मेटल और मेटलॉइड बिकॉज इट एग्जिबिट some properties like metal and some properties like non-metal. In modern periodic table a zigzag line, आप डायग्राम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का देखो, मैं आपको बता सकती हूँ। आप जब डायग्राम देखोगे तो जो 2 कलर हैं उससे डिफरेंट कलर की जिगजैग लाइन बनी हुई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। जैसे मैंने आपको जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके बताया था तब भी बताया था ये चीज़। जैसे ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये एक अलग कलर का पोर्शन बनाया हुआ है जो सेमी मेटल का है। सो दिस जिगजैग लाइन जिसमें बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम है ना, सॉरी जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम एंड पोलियम आता है। ठीक है, नाउ सो दिस जिगजैग लाइन कहाँ गए हम, हाँ, पीरियोडिक टेबल how many similarly you will ये sorry we have silicon which is classified as semi metal or metalloid because it exhibit some properties of both metals and non metals.
In modern periodic table, a zigzag line separates metal from non-metal. The borderline element boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, टेरिलियम एंड पोलोनियम. सबके सिंबल मैंने आपको बताया. बोरोन का B, सिलिकन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb है ना. एंटीमनी का नाम एंटीमनी है लेकिन उसका जो सिंबल होता है वो Sb है. फिर टेरिलियम Te और पोलोनियम Po. इनके सबके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है. अब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब उसको ऑक्टेट करने के लिए या तो वो लूज करेगा या गेन करेगा. तो उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की भी होगी और नॉन मेटल की भी होगी. इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल या मेटलॉइड. ओके. इन द पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल. ये क्लियर हो गया. सो एज न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, जिसको आप बोलते हो अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि अंदर क्या है, पॉजिटिव प्रोटॉन है और बाहर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है. ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज. साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे, गेन होंगे. ठीक है. एंड डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज outermost electron are farther away from nucleus. Because number of shells are increasing, so electrons are becoming far away from nucleus. That's why effective nuclear charge is decreasing. These can be lost easily. Therefore these can be lost easily मतलब दूर होते जाएंगे न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा इजी होगा तो वो अच्छी मेटल होगी. Hence metallic character decreases across the period and increases in the group. ग्रुप में मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है और पीरियड में मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज कम हो रहा है. नॉन मेटल ऑन अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. अब दोनों पॉइंट आ गए. नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन है -2, क्लोरीन -1, नाइट्रोजन -3. ठीक है. ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिनकी वैलेंसी नेगेटिव में होती है ना. और सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, इनके ऊपर +1 +2 +3 चार्जेस होते हैं तो इनको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव. सो नॉन मेटल ऑन अदर साइड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन. गेन करते हैं इसलिए उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव. Let us learn about the variation of this property. ठीक है. As the trend of electronegativity show, non-metal are found on right hand side of the periodic table towards the top. अब अच्छी मेटल और नॉन मेटल, ये भी एक बात है कि अगर साइज बड़ा है, जैसे हम अगर बात करें कि सोडियम अच्छा नॉन मेटल होगा, जैसे यहाँ पर बात करो कि सोडियम अच्छा नॉन मेटल है कि रुबिडियम अच्छा नॉन मेटल है, तो हम बात करेंगे रुबिडियम ज़्यादा अच्छा नॉन मेटल होगा क्योंकि उसकी साइज ज़्यादा बड़ी है, वो और ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है. ऐसे ही नॉन मेटल में होगा जिसकी साइज ज़्यादा छोटी होगी वो सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा. जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों में कंपैरिजन करो तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, यानी सबसे अच्छी नॉन मेटल क्या है, फ्लोरीन, क्योंकि उसकी वैलेंसी -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है और नाइट्रोजन की -3 होती है ना. तो -1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो दीज ट्रेंड्स आर आल्सो हेल्प टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय एलिमेंट्स बिकॉज इट इज known to you that oxides of metal are basic and non metal are acidic in nature. ये हमने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में किया है कि मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं. ठीक है. सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर. वेरी इजी चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर. लास्ट जो सेक्शन है इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो आपको अच्छे से करना है, समझना है. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो एग्जाम्पल. फिर जब हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे तो और भी इसको डिटेल में क्वेश्चंस एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.